नमस्कार साथियों, मैं मुकेश मेहरिया लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, ये अपनी आज की 8वें नंबर की क्लास है। इससे पहले जो 7 वीडियो जो 7 क्लास अपन ने देखी, उसमें अपने संवैधानिक विकास की चर्चा कर रहे थे। इसमें 1773 से लेकर के और 1919 के एक्ट तक की अपन ने चर्चा की थी। ये भारतीय संविधान किस प्रकार से पहले कंपनी शासन के अधीन है और उसके बाद ब्रिटिश ताज के अधीन कार्य करता है, और अंततः अपने 1919 के एक्ट तक की चर्चा की थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1919 का जो एक्ट था और 1935 के एक्ट के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। इन दोनों के बीच में कौन से घटनाक्रम है, कौन सी बातें, उनकी चर्चा अपने 7वें वीडियो में की थी। और उसमें दो चीजें देखी। एक तो साइमन कमीशन जो 1927 का 7 सदस्य था, और एक अपने देखा था नेहरू समिति। नेहरू समिति ये 1928 की। ये पूरी डिटेल सहित अपने 7वें वीडियो में देखी थी। यदि आपने मिस कर दिया तो उसको आप ये जो 7वां वीडियो है उसमें देखिए, पूरा डिटेल से आपको बताया गया है। अब ये मैंने आपको बताया कि साइमन कमीशन में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें जो प्रावधान थे और नेहरू समिति में जो प्रावधान थे, वो दोनों के हैं अलग अलग। कुछ मिल रहे हैं, कुछ हैं वो अलग प्रकार की मांग है। तो इन मांगों को देखते हुए इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसे मैंने आपको बताया था कि गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन के अंतर्गत आयोजित हुए थे 3। और उसमें क्या हुआ था कि इन सब की बात सुनी गई कि आपने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इस टेबल पे बैठ करके अपन तय करते हैं कि किस प्रकार के प्रावधान है ब्रिटिश भारत में शासन चलाने के लिए उपयुक्त हैं, जो भारतीय लोगों के लिए भी सही है। तो इस प्रकार की बात यहाँ पे हुई, और इसमें तय किया गया कि एक श्वेत पत्र जारी किया गया। श्वेत पत्र, श्वेत पत्र मतलब व्हाइट पेपर। और इस व्हाइट पेपर में अपन ने देखा था, इस व्हाइट पेपर के अंतर्गत क्या था, ये जितने भी प्रावधान थे, इन प्रावधानों को इसमें शामिल करके तय किया गया कि एक समिति बनाते हैं, और वो समिति क्या करेगी, जो भी बातें हुई हैं इस गोलमेज सम्मेलन में, कौन सी बात रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए, उन सब पर विचार विमर्श करेगी। और वो समिति यहाँ पे बनी थी ज्वाइंट कमेटी, यानी कि संयुक्त समिति। इस संयुक्त समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, कार्डिलिन लिथिगो। देखो, ये संयुक्त समिति का काम क्या है कि जो भी प्रावधान इन दोनों के द्वारा दिए गए, बीच में एक चीज और भी आती है। तो वो अपन देखते हैं कि जिन्ना इस जो दोनों समिति थी, दोनों समिति की बातों से सहमत नहीं थे, तो उन्होंने बीच में एक और ही सिस्टम रखा था, 14 सूत्री मांग। ये जिन्ना का 14 सूत्री मांग 1929 का। तो इनको लगा कि भाई मुसलमानों की बात सही तरीके से नहीं रखी जा रही है, इसलिए इन्होंने अलग से 14 सूत्री मांग अपनी की थी। तो इन सब का निचोड़ निकालने के लिए संयुक्त समिति बनी, और संयुक्त समिति का अध्यक्ष लॉर्ड लिथिगो को बनाया गया। अब ये क्या करेंगे कि पूरी जांच करते हैं, और जांच करने के बाद में ब्रिटिश संसद में इसको रखते हैं, और ब्रिटिश संसद इसको भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 इस नाम से जो संयुक्त समिति ने जो प्रावधान बताए, तो उसमें कुछ संशोधन करके और कुछ बातें जो हूबहू इसमें
रख दी। वो ब्रिटिश संसद ने पारित किया यह एक्ट, और इस एक्ट के अंतर्गत कुल मिलाकर के यदि अपन देखें तो ये 4 अगस्त 1935 को पारित किया गया। भारतीय संविधान के इतिहास में यदि अपन देखें तो सबसे बड़ा एक्ट है और सबसे अंतिम एक्ट यही है। और अभी वर्तमान के भारतीय संविधान में 80% जो भी प्रावधान है वो इसी 1935 के अधिनियम से लिए गए। बहुत सारी बातें हैं जो डायरेक्ट इसमें जैसी बताई गई हैं, सेम टू सेम वो की वो बातें भारतीय संविधान में लिखी गई हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और लगभग एग्जामों में इससे संबंधित बहुत सी बातें पूछी भी जाती है। तो देखो ये सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि इसमें कुल धारा कितनी है। कुल धारा की बात करें तो 321 धाराएं, भाग कितने, तो वो हैं आपके 14। और यदि शेड्यूल की बात करें, इसमें अनुसूची की बात करें तो अनुसूची है 10। अभी आपको पता है जो वर्तमान भारतीय संविधान है उसमें 395 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, भाग है 22 और अनुसूची है वर्तमान में 12। कहने का मतलब अपन अभी पढ़ रहे हैं 1935 का अधिनियम, जिसमें इस प्रकार के बातें हैं कि 321 धारा है, भाग है 14 और अनुसूची है 10। अब बात ये आती है कि इस टाइम पर ये जो जारी किया गया इसमें बातें किस प्रकार की हैं, इसमें प्रावधान कौन कौन से हैं, तो वो पहले अपन चर्चा करते हैं। पहला प्रावधान इसमें किस प्रकार का था। इसमें पहला ये था कि भारत संघ की स्थापना की जाएगी। भारत संघ की स्थापना, देखो भारत संघ की स्थापना करने का प्रावधान आपके इसी अधिनियम की धारा 5 में था। धारा 5 में कि भारत संघ की स्थापना की जाएगी। और ये डिमांड लगभग नेहरू समिति में भी रखी गई थी और जो साइमन कमीशन आया था उसमें भी ये बात थी कि जो भारत अलग अलग टुकड़ों में है, ब्रिटिश भारत है, चीफ कमिश्नर प्रांत है, देसी रियासत है, इन सब को मिला करके और फिर भारत संघ की स्थापना की जाएगी। ये बात किस में थी, 1935 के अधिनियम में। परंतु हुआ क्या कि ब्रिटिश प्रांत थे उनको तो तय कर दिया गया भाई इनको तो मिलना ही है। जो उस टाइम पे कितने थे, 11। ये जो 1935 के अधिनियम की चर्चा करेंगे तो इस टाइम पर कुल मिलाकर के प्रांत कितने हो गए, 11 ब्रिटिश प्रांत। फिर अपन बात करेंगे चीफ कमिश्नर प्रांत की। चीफ कमिश्नरी प्रांत ये डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने जो मुख्यालय स्थापित करती थी यहाँ पे, और यहीं से वह पूरे के पूरे ब्रिटिश भारत था उसमें कंट्रोल या नियंत्रित उन रियासतों को करती थी। तो देखो चीफ कमिश्नर प्रांत कितने थे, 6। और फिर है आपके देसी रियासत। देसी रियासत वो है जहां पे राजाओं का शासन था, शासक वहां पे राज करते थे। तो देशी रियासतों के शासकों ने मना कर दिया कि भाई हमें भारत संघ में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि शामिल होने के लिए इन्होंने एक सहमति पत्र तैयार किया था जिसे एक्ट ऑफ एक्सेशन, एक्ट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। सहमति पत्र कि भाई आप सहमति पत्र पे हस्ताक्षर कर दीजिए और फिर भारत संघ में शामिल हो जाइए। तो देखो ये जो प्रावधान थे इनकी जो कंडीशन थी वो देशी रियासतों के सेट नहीं हुई, इसलिए इन्होंने क्या किया, इस पे हस्ताक्षर नहीं किए, ये इसमें शामिल नहीं हुए। तो इनके विरोध करने के कारण से भारत संघ की स्थापना 1935 के अधिनियम में जो प्रावधान था उसके तहत नहीं हो पाई। नेक्स्ट देखो
फिर अपन बात करते हैं शक्तियों के पृथक्करण की। पावर का क्या किया गया? डिवाइडेशन, शक्तियों का विभाजन या फिर पृथक्करण। कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी ऐसी पावर थी, जो सब्जेक्ट थे जिन पे कानून बनाया जाता, उन सभी सब्जेक्टों को, उन सभी विषयों को अलग अलग समूह में डिवाइड कर दिया। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सिस्टम का विकेंद्रीकरण किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन करके और इन्होंने कुल जो शक्तियां थी, कुल विषय थे, उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में? 3। एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची, और तीसरी समवर्ती सूची। देखो ये जो संघ सूची है, इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? केंद्रीय विधान परिषद को। केंद्रीय विधान मंडल के पास ऐसा पावर था। और इसमें कुल मिलाकर के 59 विषय थे। राज्य सूची पर प्रांतीय विधान मंडलें कानून बनाती थी गवर्नर के माध्यम से। और यहाँ पे वायसराय बना रहा था संघ सूची में, तो इसमें विषय थे 54। समवर्ती में विषय थे 36। समवर्ती में ऐसे विषय थे जो दोनों के लिए बराबर महत्व के थे, और दोनों को बराबर था कि वो उस पे कानून का निर्माण कर सकते हैं। परंतु विवाद की स्थिति में ये जो अधिकार किसके पास था? संघ सूची के पास। इसके बारे में भी अपन आगे चल करके जो बात आएगी उसमें विस्तारित चर्चा करेंगे। ये अनुसूची 7 से संबंध रखता है। अनुसूची 7 में ही आज है, और उस टाइम पर भी अनुसूची 7 में ही था, ये 1935 के अंतर्गत। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि धारा 104, धारा 104 के तहत ये तय किया गया कि ये विषय तो सारे डिवाइडेशन हो गया, परंतु कुछ ऐसे विषय बच जाते हैं, कुछ ऐसे शक्तियां बच जाती हैं जिनको आपात के रूप में या करंट के रूप में अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो देखो धारा 104 में अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, देखो अवशिष्ट शक्तियां थी। इन अवशिष्ट शक्तियों को किन्हें दिया गया? धारा 104 के तहत अवशिष्ट शक्ति पर ही कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? वायसराय को दिया गया भाई। किसको? वायसराय को। तो ये था इसमें प्रावधान की शक्तियों का पृथक्करण किया गया। पावर का डिवाइडेशन भी, ऐसा प्रावधान भी इसके अंतर्गत था 1935 के अधिनियम में। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं, अपने एक चीज देखी थी कि प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब क्या हो गया? दोहरा राज। और इस दोहरे राज का प्रावधान किस में आया था? प्रांतों में 1919 के एक्ट में। 1919 के एक्ट में अपन ने पढ़ा था कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। यहाँ पे द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई, द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिस प्रकार के यहाँ पे टारगेट रखे, वो टारगेट यहाँ पे अचीव नहीं हुए, इसलिए इस प्रकार के शासन का अंत कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति किसके तहत की गई? तो वो आपके 1935 के अधिनियम में, और स्टार्ट हुई थी 1919 में, और 35 में इसको बंद कर दिया गया। इसी को अपन ऐसे बोल सकते हैं प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता। देखो पहले तो प्रश्न ऐसे डायरेक्ट ही आते थे कि प्रांतीय स्वायत्तता का संबंध इस एक्ट से है, तो 1935 के एक्ट से प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। यहाँ पे स्वायत्तता का मतलब ये हो गया कि वो स्वशासन कर सकते हैं। जो वायसराय के अधीन न होकर के गवर्नर ये अपनी परिषद के प्रति उत्तरदायी है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? स्वायत्तता। कहने का मतलब है जो भी डिसीजन है गवर्नर के माध्यम से लिए जाएंगे,
अब वो वायसराय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, बल्कि अपने परिषद के प्रति उत्तरदायी है, और वो डायरेक्ट ये ब्रिटिश सम्राट के प्रति वहां पे नियंत्रित हो गया। बीच में वायसराय को पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार का प्रावधान आपके 1935 में। नेक्स्ट, जब ये प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया तो केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ। केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ करने की बात कही गई। प्रारंभ करने की बात कही गई, ऐसा प्रावधान था, परंतु ये चीज भी लागू नहीं हो सकी। केंद्र में द्वैत शासन लागू नहीं हो सका। ये जो एक्ट था ना 1935 का, ये 1935 का एक्ट इफेक्टिव कब से हुआ था? यदि इफेक्टिव की चर्चा करें अपने तो ये हुआ 1 अप्रैल 1937 से। 1 अप्रैल 1937 से। तो ये जो प्रावधान था ना केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ करना, ये इसमें था जरूर है, परंतु इसको लागू नहीं किया जा सका। लागू नहीं किया जा सका, ये भी इंपॉर्टेंट बात। द्वैत शासन मैंने पहले से बता रखा है कि केंद्र में जब द्वैत शासन है तो संघ सूची के विषयों पे डिवाइडेशन कर दिया। एक हो गए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, एक हो गए अपने देखा था रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ये सारी चर्चा अपन पहले कर चुके, तो दोबारा यहाँ पे बताने की आवश्यकता शायद नहीं है। तो केंद्र में द्वैत शासन यहाँ पे प्रारंभ किया गया। अब अपन बात करते हैं कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसका भी इसमें विस्तार किया गया। नेक्स्ट प्रावधान है केंद्रीय विधान परिषद। लेजिस्लेटिव जो थी, लेजिस्लेचर थी, उसका क्या किया गया? विस्तार। और विस्तार करके मैंने आपको बताया था कि द्विसदनात्मक तो पहले ही कर दिया। आपको बताना है कि केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनात्मक किस में किया गया, या आप कमेंट में रिप्लाई जरूर करना। देखो केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार है, तो एक तो केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा थी, सेंट्रल असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक थी काउंसिल ऑफ स्टेट, कहने का मतलब राज्य परिषद। राज्य परिषद ये द्विसदनात्मक तो अपने पहले देख लिया। जो 1919 के एक्ट में 145 सीट थी इसमें केंद्रीय विधानसभा में, उसको बढ़ा करके 375 कर दिया गया। कितना? 375। और राज्य परिषद की सीटों को बढ़ा करके 260 कर दिया गया। जो कि पहले 60 थी उसको 260 कर दिया, जो पहले 145 थी उसको बढ़ा करके 375 कर दिया। और इनका जो कार्यकाल है, केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो कर दिया 5 वर्ष, और राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल उस टाइम पे किया गया 9 वर्ष। 9 वर्ष कहने का मतलब केंद्रीय विधान परिषद इसका विस्तार कर दिया गया, और विस्तार सदस्य संख्या इसमें बढ़ा दी गई। शायद तक आपको समझ में आ रहा होगा इसमें। अब देखो आप ये नेक्स्ट प्रावधान किस प्रकार का इसमें किया गया। नेक्स्ट बात आती है जो मैंने आपको बताया प्रांतीय विधान मंडल जो स्टेट के अंतर्गत था। उस टाइम पर 11 प्रांत थे, उन 11 प्रांतों में से 6 प्रांत, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो 11 प्रांत थे उनमें से 6 प्रांत, उनमें से कितने? 6 प्रांत। इन 6 प्रांतों के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडल को भी क्या कर दिया गया? द्विसदनात्मक कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडल, स्टेट जो लेजिस्लेचर था उसको कर दिया द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक कहने का मतलब
2 हाउस इसमें भी बना दिए, और 2 हाउस कौन से बना दिए? एक हाउस तो बना दिया जो उच्च सदन है, और उच्च सदन तो बनाया, उसका नाम रखा विधान परिषद। विधान परिषद जैसे आज चलता है वैसे की वैसे बात है। और इसमें विधानसभा, विधानसभा अभी अपन देखते हैं राज्यों में द्विसदनात्मक या एक सदनात्मक के विधानमंडल होता है, लेजिस्लेचर होता है। तो यदि द्विसदनात्मक होता है तो एक विधान परिषद और एक विधानसभा। तो 6 प्रांतों में, 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक किया गया, किसके अकॉर्डिंग? 1935 के अधिनियम के अनुसार। और इसमें जो द्विसदनात्मक किया गया 6 में, वो 6 प्रांत कौन कौन से हैं? कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो देखो कौन कौन से हैं। मुंबई ने होकर के उस टाइम पे है बंबई, बंबई। तो एक तो गए आपके बंबई, दूसरे नंबर पे मद्रास, तीसरे पे संयुक्त प्रांत, जैसे वर्तमान में यूपी के नाम से जाना जाता है। इनको आगे चल करके जब भारत स्वतंत्र होता है तो जो अलग प्रकार का विधान बना करके इनका नाम चेंज कर दिया जाता है। संयुक्त प्रांत, उसके बाद एक बिहार है, एक बंगाल, और एक आपके असम। देखो मैंने आपको ये चीज बताई इसमें कि 1935 के अधिनियम के अनुसार 11 प्रांतों में से 6 प्रांत में प्रांतीय विधानमंडल को, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर को द्विसदनात्मक कर दिया गया। 2 हाउस बना दिए उसमें, एक तो स्टेट जो विधान परिषद है, और एक आपके विधान है सभा, ये 2 बना दी। और 6 प्रांत कौन से हैं? बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल और असम। इन 6 के अंतर्गत द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना कर दी गई। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रावधान इसमें किया गया, जो पहले से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली चल रही थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का भी क्या कर दिया? विस्तार कर दिया, इसको भी बढ़ा दिया। मैंने आपको बताया था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुई थी 1909 के मार्लियामेंटो एक्ट में, और उसमें केवल मुसलमानों के लिए थी। उसके बाद में उसमें अपन ने देखा 1919 में 4 और जुड़े थे। अब इसी प्रणाली का विस्तार करते हुए आगे चल करके ये चीज 3 प्रकार की कैटेगरी को और शामिल कर लिया। एक तो कर लिया महिलाओं को, एक मजदूर, और एक दलित वर्ग। देखो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए, और इसके बारे में डिटेल अपन ने पहले से देखी थी 1909 में, पूरा अपन ने देखा है। तो इनमें जो निर्वाचन प्रणाली थी, इनमें 3 प्रकार की कैटेगरी को और शामिल कर लिया। एक तो महिला को, और मजदूर को, और ये दलित वर्ग को। ये कोई खास इंपोर्टेंट इतना नहीं है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें इसमें, तो बात आती है भारत परिषद का अंत कर दिया। भारतीय परिषद का अंत, भारत परिषद का अंत। देखो काउंसिल फॉर इंडिया, काउंसिल फॉर इंडिया थी, ये किस में आई थी? आपको बताना है कि काउंसिल फॉर इंडिया किस में आई थी। तो देखो मैं आपको याद दिला दूं, ये चीज अपन ने पढ़ी थी 1858 के एक्ट में। मैंने आपको बताया था कि 1858 में भारत परिषद का गठन किया गया, और उसका अध्यक्ष भारत राज्य सचिव को बनाया गया। और भारत राज्य सचिव था, उसका पद तो यहाँ पे बना रहेगा, परंतु ये परिषद जो कि 15 सदस्य बनाई थी, उसको यहाँ पे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया।
और भारत परिषद की जगह यहाँ पे 6 सदस्यीय सहायक मंडल बना दिया, एडवाइजरी बोर्ड। देखो एडवाइजरी बोर्ड बना दिया जिसमें 6 सदस्य शामिल किए गए, 6 मेंबर है। वो क्या करेंगे, भारत राज्य सचिव को समय समय पे परामर्श देंगे। और मैंने आपको बताया था कि भारत राज्य सचिव कौन होता है, ब्रिटिश संसद का कैबिनेट मंत्री, और उसकी नियुक्ति कौन करता है, ब्रिटिश सम्राट। ये बात, तो ये प्रावधान भी किस में था, 1935 के अधिनियम, इसकी अपने बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है अपने एक चीज देखी थी, सीपीएससी, सीपीएससी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। और मैंने आपको बताया कि सीपीएससी के गठन की बात किस में की गई थी, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन की बात है किसमें की गई थी, तो ये बात अपन ने देखा था 1919 के एक्ट में की गई थी। और उसी के आधार पे सीपीएससी का गठन है 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था, और ली आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था, ये अपने उसमें देखा था। अब इसी सीपीएससी का आगे चल करके, सीपीएससी का आगे चल करके नाम क्या कर दिया, किसमें, 1935 के एक्ट में, 1935 के एक्ट में सीपीएससी का नाम आगे चल करके एफपीएससी कर दिया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो एफपीएससी है, इसका प्रावधान किस में आ रहा है, 1935 के अधिनियम में, और ये इफेक्टिव है 1 अप्रैल 1937 से। तो 1937 में सीपीएससी का नाम एफपीएससी कर दिया। और आगे चल करके अपन देखेंगे जब विभिन्न प्रकार के कमीशन पढ़ेंगे, तो देखो वहां पे यूपीएससी का नाम आएगा। वर्तमान में ये यूपीएससी है, जो कि आपको पता है देश के अंतर्गत सर्वोच्च जो अधिकारी होते हैं, जो लोक सेवक होते हैं, उनकी भर्ती यहाँ पे करवाता है। तो यूपीएससी जो एफपीएससी का नाम बदल करके आगे यूपीएससी कर दिया किसमें, 1950 में, 26 जनवरी 1950 के अंतर्गत। तो यूपीएससी कहने का मतलब 1935 में सीपीएससी का नाम बदल करके एफपीएससी किया गया। और साथ में एक बात और, ये नाम तो बदला ही, साथ में प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया, प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे अभी वर्तमान में अपन देखते हैं आरपीएससी है, तो भारत तो बाद में स्टेट बना है, तो उस टाइम पे जो 11 प्रांत थे, तो उसमें इस प्रकार की भी व्यवस्था की गई कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग विभिन्न प्रकार की भर्ती करने के लिए यहाँ पे लोक सेवा आयोग का गठन भी कर सकते हो। तो ऐसा प्रावधान आपके 1935 के अधिनियम में आया था। नेक्स्ट ये अब अपन बात करते हैं संघीय न्यायालय की, संघीय न्यायालय। देखो फेडरल कोर्ट, मैंने आपको बताया कि अपेक्ष न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत की गई थी। वो जो कोर्ट है वो अपने देखा ब्रिटिश भारत के लिए, न कि पूरे भारत के लिए। तो पूरे भारत के लिए उस टाइम पे ब्रिटिश भारत भी नहीं है, वो बंगाल के लिए ही है, और वो कंपनी ने स्थापित किया था। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किसमें है, 1935 के एक्ट के अंतर्गत है कि पूरे भारत के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना होगी, एक सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बनाया जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्थापित किया गया, दिल्ली में। कहाँ पे स्थापित किया गया, दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट को
दिल्ली में स्थापित किया गया। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है, में एक तो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, एक तो मुख्य न्यायाधीश ही और 6 अन्य न्यायाधीश। एक तो मुख्य न्यायाधीश बना दिया और 6 इसमें न्यायाधीश बनाए जाने का प्रावधान था। मुख्य न्यायाधीश उस टाइम पे किसको बनाया? सरी मोरिसी गवेयर, सरे मोरिसी गवेयर, इसको यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश बनाया गया इस संघीय न्यायालय का, कि भाई ये जो भी प्रांत हैं और भी कई संस्थानों की स्थापना इसमें कर दी, तो किसी प्रकार का विवाद संघ से होगा। केंद्रीय विधान परिषद भी पड़ी, प्रांतीय विधान परिषद भी पड़ी, तो संघ भी बना, राज्य भी बने। तो राज्य और संघ के किसी प्रकार का कोई विवाद है तो उसको यदि अपन देखें तो किसके माध्यम से सही किया जाएगा? तो संघीय न्यायालय के माध्यम से। इसलिए संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई 1935 के अधिनियम के अनुसार। अब बात आती है आपकी कि इसका मुख्य न्यायाधीश सर मोरिसी गवेयर को बनाया गया और 6 अन्य न्यायाधीश इसमें बनाए गए, जिसमें 2 भारतीय न्यायाधीशों को इसमें शामिल किया गया। 2 भारतीय न्यायाधीश कौन सी? एक तो है M.R. जैकब, M.R.A. जैकब, और एक इसमें बनाया गया M.S.A. खान। देखो यहाँ पे 2 प्रकार के न्यायाधीश, कि जज कब आएगा, जज कब आएगा, ऐसे करके याद कर सकते हैं, दे कब। और सुल्तान जो ऑटोमेटिक ही आपको होता है, सुल्तान तो न्यायाधीश ही होता है। तो जैकब और सुल्तान 2 भारतीय न्यायाधीश जो कि संघीय न्यायालय के अंतर्गत ये बनाए गए थे। अब अपन बात करते हैं कि ये जो न्यायालय था, ये न्यायालय 27 जनवरी 1950 तक कार्य किया इसने, 27 जनवरी 1950। और उसके बाद 28 जनवरी 1950 से इसका नाम हो गया सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय न होकर के सर्वोच्च न्यायालय। और इसका प्रावधान अपन देखते हैं कि अभी आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ये भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर के 147 के बीच में चर्चा की गई है। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया को बनाया गया था। वो चीजें हैं बाद की। अभी अपन 1935 के अधिनियम की चर्चा कर रहे हैं जिसमें संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब देखो नेक्स्ट, अब बात आती है कि इसी में आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना की गई। देखो उस टाइम पे जो देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आज भी वर्तमान में आपको बताया जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसका काम क्या होता है कि देश के अंतर्गत ये जो मुद्रा होती है, मुद्रा को नियंत्रित करना, मुद्रा नियंत्रण और साख को बनाए रखना, रुपए की साख को बनाए रखना, इस प्रकार का कार्य किसका है? आरबीआई का। देखो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ये अलग प्रकार का, कि आरबीआई की स्थापना का प्रावधान 1935 के अधिनियम में, परंतु इससे पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम से 1934 में ही इसका प्रावधान कर दिया गया था। और इसकी स्थापना है वो की गई थी आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई। और कहां पे? कलकत्ता में हुई थी। तो टाइम पर कहां पे? कलकत्ता में। और वर्तमान में आरबीआई कहां पे है? मुंबई के अंतर्गत। तो ये जो आरबीआई है, इस आरबीआई में अपन ने देखा कि 1 अप्रैल 1935 को, और उस टाइम पे गवर्नर जो बनाया, आपके नॉलेज के लिए बताऊं मैं आपको, तो इसमें था ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ
ये क्या है, प्रथम गवर्नर है आरबीआई के अंतर्गत, जो 1 अप्रैल 1935 में बनाई गई। और वर्तमान में आपको बताइए किस जो शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर है, जो कि उर्जित पटेल के बाद बने। तो अपने को ये याद रखना है कि आरबीआई की स्थापना का प्रावधान 1935 के अंतर्गत। नेक्स्ट चर्चा करते हैं इसके बाद ये अब बात आती है, एक तो है धारा 288। इस धारा 288 के तहत मैंने बताया ना कि कुल मिलाकर के इसमें 321 धाराएं हैं। तो धारा 288 में यह प्रावधान किया गया कि बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा को भारत से अलग करके अलग प्रांत बना दिया। बर्मा को भारत से अलग किया गया। ये बर्मा वही है जो वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बर्मा था, इसको भारत से अलग कर दिया और इसको अंग्रेजों ने अपना क्या बना लिया, उपनिवेश बना लिया, उपनिवेश बना लिया। अब ये जो उपनिवेश है वो बनाया बर्मा को, और बर्मा को अलग से क्या बना दिया, प्रांत बना दिया। तो ये भी धारा 288 के तहत 1935 के अधिनियम में बर्मा को अलग कर दिया गया। ये प्रावधान भी आपके 1935 में। अब छोटे छोटे प्रावधान, एक बात और की धारा 289, और ये जो धारा 289 है, इसके तहत एक तो सिंध, एक तो हिंद प्रांत और एक उड़ीसा प्रांत बनाया गया। उड़ीसा प्रांत, इन दो प्रांतों का फॉर्मेशन किया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सिंध और उड़ीसा प्रांत का फॉर्मेशन किसके तहत हुआ था, तो वो हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत। सिंध और कौन सी, उड़ीसा। धारा 200 जो 89 के अकॉर्डिंग सिंध प्रांत और उड़ीसा प्रांत, यहाँ पे दो नए प्रांत बनाए गए थे। तो इस प्रकार की बात भी इसमें की गई है। अब अपने इसमें बात करते हैं कि ये जो प्रक्रिया थी, जो 1935 के एक्ट में जो भी प्रावधान थे, इन प्रावधानों के आधार पे आगे चल करके 1937 में चुनाव होंगे, प्रांतीय विधानसभा होंगे। उनके बारे में भी अपन देखेंगे कि किन को कौन से प्रांत में किसकी सरकार बनी थी, वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। अभी ये जो जितने भी प्रावधान थे वो 1935 के बारे में थे। अभी बात करेंगे कि इसकी आलोचना की गई उसके बाद कि ये सही था या नहीं था। तो इसकी आलोचना की चर्चा करें कि वास्तव में ये कहां तक सक्सेस रहा। तो पहली बात तो अपन चर्चा करेंगे जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये क्या है, दासता का घोषणा पत्र है। ये सेकंड ग्रेड की एग्जाम में जब 2013 में 12 में लगी थी तो बहुत सी बार पूछा गया, दासता का घोषणा पत्र। तो 1935 के अधिनियम की आलोचना किस प्रकार से की गई, 1935 के अधिनियम को दासता का घोषणा पत्र किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके बाद जिन्ना ने इसके बारे में क्या कहा, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग से संबंधित थे। इस जिन्ना ने ये कहा कि ये क्या है, सड़ी गली पूर्णतः सड़ी गली व्यवस्था, पूर्ण रूप से सड़ी गली व्यवस्था है। कहने का मतलब जिन्ना को पसंद नहीं आई सड़ी गली व्यवस्था, इसने भी इनके प्रावधानों का विरोध किया,
क्योंकि इसने मांग की थी 14 सूत्री की और उनको इसमें शामिल नहीं किया, तो इसने बताया कि यह पूर्णतः सड़ी गली व्यवस्था है। इसके बाद देखो क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, इस क्लीमेंट एटली ने इसे क्या बताया कि यह किस प्रकार की व्यवस्था है, ये एक तरीके से अविश्वास का प्रतीक, अविश्वास का प्रतीक है। तो 1935 के अधिनियम के जो प्रावधान थे, इन प्रावधानों को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा, तो क्लीमेंट एटली ने कहा। इसके बाद ही मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, इसने क्या कहा कि ये कैसा है, 1935 का जो अधिनियम है ये बाहर से तो जनतंत्र जैसा है, बाहर से जनतंत्रीय व्यवस्था, परंतु अंदर से खोखला है, परंतु भीतर से खोखला है, भीतर से खोखला है। कहने का मतलब ये जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है, ये किसी प्रकार की कोई जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये भीतर से क्या है, खोखला है। तो इस प्रकार की बात भी यहाँ पे इसमें बताएगी। तो देखो आप ये इसकी विभिन्न प्रकार से ये आलोचना ये है, तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना है। अब बात ये आती है कि कोई भी प्रावधान है, इन प्रावधानों को थोड़ा तो करना पड़ता है याद, और कई बातें ऐसी हैं जिनको समझना पड़ता है, और एक सीक्वेंस होता है कि इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं। जितनी ज्यादा बार आप पढ़ोगे उतना ही ज्यादा वो चीज क्या होगी, याद होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई व्यक्ति एक बार पढ़े पूरी चीज याद हो जाए, ऐसा किसी के नहीं होता। इसलिए पढ़ाई को टाइम दीजिए और पढ़ाई है वो कीजिए, ताकि भविष्य में आपको सफलता मिले। धन्यवाद।